कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत की नवीन शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा था। आज हम संस्कृत शिक्षण की नवीनतम विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि हम उपागमों के नाम से भी जानते हैं। वो है संस्कृत शिक्षण की नवीनतम विधियां अथवा संस्कृत शिक्षण के उपागम। संस्कृत शिक्षण की नवीनतम विधियां या उपागम इसलिए कहा गया है कि वर्तमान समय में स्वतंत्रता के पश्चात में ये काफी लंबे समय के बाद में शिक्षा जगत में या शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाने लगा है ना। तो इसके लिए इसको हम नवीनतम विधियों के रूप में हम इसको जानते हैं। ये संस्कृत शिक्षण की नवीनतम विधियां कौन कौन सी है? तो इसमें सबसे पहले तो हमारी आती है सूक्ष्म शिक्षण उपागम। दूसरा है हमारा आगमन उपागम। समस्या समाधान। प्रायोजना विधि। दल शिक्षण। पर्यवेक्षण विधि। अभिक्रमिक अनुदेशन। संगणक आधारित शिक्षण। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। मौखिक उपागम। संग्रंथन उपागम और संप्रेषण उपागम। वैसे तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी नवीनतम विधियां हैं, लेकिन स्पेशली संस्कृत शिक्षण में इन इन नवीन उपागमों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। तो आज हम जो है वो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण उपागम से। सूक्ष्म शिक्षण उपागम, ये सूक्ष्म शिक्षण उपागम जो है वो शिक्षक के शिक्षण में सुधार लाके उसे पृष्ठपोषण देने का काम करता है। इसको सबसे पहले इसकी जो शुरुआत थी वो 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में डी एलन और उनके सहयोगी जो थे एडिसन और रॉबर्ट वुश, इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। इसकी शुरुआत वहां से हुई। भारत में 1967 में डी डी तिवारी के द्वारा जो है वो सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था और 1970 से ये विचारधारा थी वो शिक्षण के क्षेत्र में अपनाई जाने लगी, है ना। अब चूंकि हालांकि अभी वर्तमान समय में कई यूनिवर्सिटीज में ऐसा हो गया कि सूक्ष्म शिक्षण के कॉन्सेप्ट को
एक तरह से सिलेबस से हटा दिया गया है और यहाँ पर हम केवल शिक्षण कौशलों का उपयोग करते हैं कि शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षण कौशलों का विकास कैसे होता है, कौन कौन से शिक्षण कौशल होते हैं उनके बारे में। तो उनके बारे की में जो जानकारी है वो तो मैं आपको अगले दूसरे वीडियो में दूंगी मैं। लेकिन अभी हम चूंकि एक नए शिक्षण विधि के रूप में या हम उपागम के रूप में से पढ़ रहे हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित मैं आपको इसकी जानकारी दे रही हूँ। तो सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में डी एलन और उनके सहयोगी एडिसन और रॉबर्ट बुश के द्वारा हुई। भारत में 1967 में डी तिवारी द्वारा सर्वप्रथम शुरुआत हुई, इसकी प्रयोग किया गया इसका, और 1970 में सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा का प्रारंभ हुआ। अब हम इसके अर्थ को देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है। सूक्ष्म शिक्षण की जब हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ का देखिए इसमें, तो छोटे छोटे व्यवहार में कुशलता लाना। छोटे छोटे व्यवहार में कुशलता लाना किसके? एक शिक्षक के। किस व्यवहार में? शिक्षण के व्यवहार में। तो एक शिक्षक के शिक्षण के व्यवहार में जो कि छोटे छोटे व्यवहार अपनी क्लास में हर वक्त वो करता रहता है, छोटे छोटे अपनी क्रियाएं जो करता रहता है, उन क्रियाओं के अंदर जो कुशलता लाने का काम करता है वो सूक्ष्म शिक्षण करता है, उसको उनका अभ्यास दिया जाता है। अब सूक्ष्म शिक्षण किन अर्थों में प्रयुक्त होता है? तो सबसे पहले हम बात करें कि सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो समय जो होता है वो इसका सूक्ष्म यानी कि कम होता है। एक कालांश का जो समय होता है वो लगभग लगभग 35 से 40 मिनट का होता है, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण का जब हम समय की बात करें तो ये 5 से 10 मिनट का इसके कार्यकाल होता है क्लास का। कक्षा का आकार जो होता है वो 10 से 15 विद्यार्थियों या प्रशिक्षणार्थियों के समूह में बंटा होता है, कि जहां पर केवल 10 से 15 विद्यार्थी उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वो उनका एक समूह होता है। और उनके सूक्ष्म व्यवहार कौन से होते हैं? कि जहां पर कि वो अपना शाम पट काम करना सीखता है, जहां पर वो प्रस्तावना करना सीखता है, जहां पर वो प्रश्न पूछना सीखता है, जहां पर वो पुनर्बलन देना सीखता है ना। और जो टीएलएम बनाता है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का जो प्रयोग करता है, उन प्रयोगों को वो किस प्रकार, किस कुशलता से वो करे, कहां पर करे, कैसे करे, कब करे और कितने समय के लिए करे, कब उसको पुनर्बलन देना है, कितना पुनर्बलन देना है, कैसे देना है, बच्चों से प्रश्न कैसे पूछने हैं, प्रश्नों के उत्तरों को कैसे ग्रहण करना है, उनके प्रश्नों में संशोधन कैसे करना है, अपने पुराने प्रकरण को नए प्रकरण से या पुराने पूर्व ज्ञान को विद्यार्थियों के नए ज्ञान से किस प्रकार से जोड़ना है। इस प्रकार की अनेक जो चीजें, उसके छोटे 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 जो क्रियाएं हो रही हैं, छोटे छोटे से जो व्यवहार हो रहे हैं, उन व्यवहारों को के अंदर उनको कुशल बनाना, ये काम जो होता है वो सूक्ष्म शिक्षण का होता है, सूक्ष्म उपागम का। इसीलिए सबसे पहले प्रशिक्षणार्थियों को प्रैक्टिकल या प्रायोगिक कार्य में सूक्ष्म शिक्षण की शिक्षा दी जाती है, फिर सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से वो अपने व्यवहारों में किस प्रकार से वो कुशलता ला सकता है ना। अब इसके आगे हम इसकी बात करते हैं कि अच्छा, और सबसे पहली बात की, जब हम सूक्ष्म शिक्षण की बात कर रहे हैं तो इसकी जो विषय वस्तु जो होती है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण के अंदर वो शिक्षण तो करवाएगा, है ना, लेकिन जब विषय वस्तु की बात करते हैं तो यहाँ पर जो विषय वस्तु होती है, ये विषय वस्तु जितनी महत्वपूर्ण नहीं होती है ना। विषय वस्तु का जितना महत्व नहीं होता है, उतना महत्व कौशलों का विकास करने से, कि किसी न किसी एक कौशल के लिए, एक मान लीजिए कि श्यामपट्ट कौशल वो कर रहा है, तो उस श्यामपट्ट कौशल को सीखने के लिए भी उसको किसी न किसी विषय वस्तु का सहारा लेना पड़ेगा। अगर वो प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न पूछने के लिए किसी विषय वस्तु का सहारा लेगा। अगर वो किसी चीज को समझा रहा है तो उस समझाने के लिए भी उसे किसी विषय वस्तु का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर विषय वस्तु जो है वो प्रमुख नहीं है, प्रमुख है यहाँ पर वो होते हैं हमारे शिक्षण कौशल। कौशलों के अंदर जो है वो कुशलता दी जाती है इसके अंदर। तो ये जो है वो शिक्षण कौशल, सूक्ष्म शिक्षण कौशल का एक उपागम के रूप में हम कहते हैं। अब इसकी आवश्यकता की जब हम बात करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्यों है ना, तो आवश्यकता की हम बात करते हैं तो इस आवश्यकता के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले जब हम आवश्यकता की बात करेंगे, इसकी आवश्यकता की, तो सबसे पहली आवश्यकता है व्यावसायिक कुशलता। क्योंकि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो एक शिक्षण का कार्य जो है वो भी एक व्यवसाय ही माना गया है, व्यवसाय है। और व्यवसाय में कुशलता अगर आप पास है आपके, तो आपका व्यवसाय जो है वो उत्तरोत्तर उन्नति करता है। तो यहाँ पर शिक्षण भी चूंकि एक व्यवसाय है, तो यदि आप उस व्यवसाय में कुशल नहीं है, उस व्यवसाय को बेचने वाली जितनी भी चीजें हैं, उस व्यवसाय को बढ़ाने वाली जितनी भी चीजें हैं, अगर उन कौशलों में अगर आप में कुशलता नहीं आई है तो आप अपने व्यवसाय को उन्नत नहीं बना सकते हैं। तो इसकी सबसे पहली आवश्यकता होती है कि शिक्षण के व्यवसाय में कुशलता उत्पन्न करना, है ना। तो एक ये बात दूसरी आती है इसमें कि अगर मान लीजिए कि सेवाकालीन शिक्षक हैं जिन्होंने की किसी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन वो सेवा में आ चुके हैं, तो सेवाकालीन जितने भी शिक्षक होते हैं उन
शिक्षकों के व्यवहार में भी कुशलता लाता है ये, है ना। उन शिक्षकों के जो होते हैं उनमें आवश्यक परिवर्तन उनके व्यवहारों में, है ना, आवश्यक परिवर्तन वो लेकर के आता है। और आवश्यक परिवर्तन किसमें लाता है वो? शिक्षकों के व्यवहार में, क्योंकि उनको भी ये कुशलता सिखाएगा, कुशलता आएगी तभी आपके व्यवहार में, तभी आप अपने शिक्षण को क्या कर सकेंगे? प्रभावी बना सकेंगे। तो सेवाकालीन जो शिक्षक होते हैं उनके लिए भी जरूरी होता है कि वो सूक्ष्म शिक्षण अगर नहीं किया है, उन्होंने अपने कौशलों में वो पारंगत नहीं हुए हैं, तो इन कौशलों को वो सीखें। तो इसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। तीसरे जब हम बात करते हैं तो अध्यापन में सुधार करना, कि अगर आपके अध्यापन में कहीं कोई कमी आ रही है तो उस अध्यापन में सुधार करने के लिए आपको अलग अलग कौशल सीखना जरूरी होता है। उन कौशलों में अगर आप कुशल होंगे तब आप एक सही तरीके से अध्यापन करवा पाएंगे। फिर आता है अपने स्व मूल्यांकन के लिए, यानी कि जब आप एक शिक्षण करवाते हैं तो आप स्वयं भी इस चीज का मूल्यांकन कर पाते हैं कि हम उस कौशल को कितनी कुशलता से निभा पा रहे हैं। आप, क्योंकि एक विद्यार्थी प्रशिक्षणार्थी जब इस कौशलों को अपने प्रदर्शित करता है, जब वो पढ़ाता है उन कौशलों को लेकर के, है ना, पाठ योजना को जब वो प्रस्तुत कर रहा है वहां पर, तो ऐसी स्थिति में वो स्वयं वहां खड़े होकर के भी अपना मूल्यांकन कर लेता है कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। अच्छा, पहले के समय में जब ये कॉन्सेप्ट आया था तो उस समय में वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, कि वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उन छात्रों को ये बताया जाता था कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे कैसे गलती कर रहे हैं, आपके व्यवहार में कहाँ सुधार की जरूरत है। तो वो सब उसको देख करके, उस वीडियो को देख करके विद्यार्थी स्वयं अपना मूल्यांकन करता था और उसमें सुधार करता था। लेकिन अब प्रशिक्षणार्थियों के लिए जिनके प्रशिक्षक होते हैं वो उनको सारी चीजें बता देते हैं, उनको समझाते हैं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हो रही, कैसे हो रही है, किस प्रकार से उनको सुधारना है। तो उसके आधार पर उनको जो सलाह दी जाती है, उनको जो निर्देश दिए जाते हैं, मार्गदर्शन दिया जाता है, उसके आधार पर वो अपना स्वयं का मूल्यांकन करते हैं और उसको वो सुधारते हैं। फिर बात आती है सिद्धांत एवं व्यवहार के एकीकरण हेतु। सिद्धांत एवं व्यवहार के एकीकरण हेतु हेतु क्या, कि जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ऐसा कर लेना चाहिए उसको, है ना। हम उस सिद्धांत को उसके ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं, या हम ये समझते हैं कि वो ऐसा नहीं कर रहा था, गलत कर रहा था, तो उसको ऐसा करना चाहिए। तो वो जो करना चाहिए, ये जो शब्द है, उस शब्द को वो अपने व्यवहार में ला सके, स्वयं अपने व्यवहार में भी ला सके। जब दूसरों के व्यवहार को वो देख रहा है और उसके व्यवहार की आलोचना कर रहा है कि नहीं, उसको इस समय में ऐसा नहीं, उसको ऐसा करना चाहिए था, तो ऐसा करना चाहिए था, उस चीज को वो अपने स्वयं के व्यवहार में भी वो लेकर के आए। इस चीज को ध्यान में रख करके सिद्धांत एवं व्यवहार के एकीकरण के हेतु कि वो इस चीज को समझ सके, कर सके, इसके लिए जो होती है ये हमारे सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता होती है, कि जब विद्यार्थी सूक्ष्म शिक्षण करता है तो उससे इन चीजों में सुधार उसका आता है। अब हम इसके सिद्धांतों की बात करते हैं। तो सिद्धांत जो थे एलन और रियान, इन दोनों ने 1968 में 5 सिद्धांत प्रस्तुत किए सूक्ष्म शिक्षण के, जिसके के अंदर पहला था वास्तविक अध्ययन का सिद्धांत, कि उनको वास्तविक अध्ययन क्या होता है, कैसे शिक्षण करवाया जाना चाहिए, इसकी जानकारी देना। फिर कक्षा शिक्षण की जटिलताओं का ज्ञान देना उनको, कि कक्षा के अंदर जब एक शिक्षक जाता है तो उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, उनके विषय में उसको अनुभव देना, उनकी जानकारी देना, इस चीज को ध्यान में रखना। फिर विशिष्ट कौशल के विकास का सिद्धांत होता है, कि इसमें पर्टिकुलर एक समय में एक ही कौशल का ज्ञान दिया जाता है, उसी के अंदर उसको कुशल बनाया जाता है। जब उस कौशल विशेष के अंदर उसकी कुशलता आ जाती है तब उसको दूसरा कौशल दिया जाता है ना। तो विशिष्ट कौशल की कुशलता का विकास आता है। फिर नियंत्रित अभ्यास का, कि उसको नियंत्रित समय में कितने तरीके से उसको या किस रूप में उसको अपने उस कौशल का क्या कह सकते हैं, निर्वाह करना है उसका, उस क्लास के अंदर उसको सिखाना, उसका अभ्यास करवाना, कि कितने समय में किस कौशल के लिए कितना समय निर्धारित है और अपने उस कौशल को उतने समय में वो पूर्ण कर ले, उस चीज को उसको ध्यान कर देना। और साथ में प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, कि जहां पर एक प्रशिक्षणार्थी जब अपने कौशल को प्रस्तुत करता है तो वहां पर उसको बराबर फीडबैक मिलना चाहिए, उसको प्रतिपुष्टि मिलनी चाहिए, पृष्ठ पोषण मिलना चाहिए, कि वो विद्यार्थी कितना सही कर रहा है, कितना गलत कर रहा है। क्योंकि प्रतिपुष्टि भी 2 प्रकार की है, फीडबैक भी 2 प्रकार का है ना, कि नकारात्मक और सकारात्मक। तो जो बहुत अच्छा कर रहा है वहां उसको सकारात्मक प्रतिपुष्टि, और जहां पर वो कुछ गलत कर रहा है वहां पर उसकी गलती को बता करके उसमें संशोधन सिखाना उसको। तो इस प्रकार से प्रतिपुष्टि का सिद्धांत दे करके, तो 5 प्रकार के सिद्धांतों का जो है वो इस सूक्ष्म शिक्षण उपागम में पालन किया जाता है।
जिसमें पहला आता है आपका वास्तविक अध्ययन का सिद्धांत, दूसरा है कक्षा शिक्षण की जटिलताओं का सिद्धांत, तीसरा है विशिष्ट कौशल के विकास का सिद्धांत, चौथा है नियंत्रित अभ्यास का सिद्धांत और पांचवा है प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्यों की। उद्देश्यों में सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभ्यास पाठ की पूर्व तैयारी करवाना, यानी कि जो कौशल के लिए वो अभ्यास कर रहा है, उस अभ्यास पाठ की, उस कौशल का जो पाठ योजना बना रहा है, उस पाठ योजना के लिए उसको पहले से तैयार करवाना कि वो पाठ योजना कैसे बनाएगा, कितने समय की बनेगी, क्या क्या उसके अंदर चीजें आएंगी, उन सब चीजों की उसको जानकारी देकर के एक पाठ योजना तैयार करवाना। दूसरा, सूक्ष्म शिक्षण चक्र को समझाना या उसे परिचित करवाना कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या होता है और इसका प्रयोग सूक्ष्म शिक्षण के दौरान हम कैसे करते हैं, उससे इसको परिचित करवाना। फिर प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यकता बताना कि एक प्रभावी शिक्षण के लिए सूक्ष्म शिक्षण की क्या आवश्यकता है, कि हम इस सूक्ष्म शिक्षण को क्यों करवाते हैं, बच्चों से ये प्रायोगिक कार्य हम क्यों करवाते हैं, उसकी इसके विषय में संपूर्ण जानकारी देना। फिर विभिन्न क्वेश्चनों से अवगत कराना कि इस सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चनों का प्रयोग हम करते हैं, एक क्लास के अंदर शिक्षक के द्वारा किन किन क्वेश्चनों का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, इन सब चीजों से उनको अवगत करवाना कि मूल रूप से कौन कौन से कौशल एक कक्षा के अंदर शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं, उसकी जानकारी देना। फिर क्वेश्चनों में दक्षता प्राप्त करना, पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चनों को लेकर के उसके ऊपर उनको कुशल बनाने की का अभ्यास करवाना, ये काम होता है। फिर सेवारत शिक्षकों की दक्षता में आवश्यक सुधार करना कि जो पहले से ही सेवा में है, जो पहले से सर्विस में लगे हुए हैं, उन अध्यापकों के व्यवहार में कैसे सुधार लाया जाए, कहाँ उनकी कमी है उनकी शिक्षण की दक्षता में, उन दक्षताओं को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अवांछित व्यवहारों को दूर करना, अवांछित व्यवहारों को दूर करना, इसका क्या मतलब है कि अवांछित व्यवहार कैसे व्यवहार कि जो क्लास में एक शिक्षक के द्वारा नहीं किए जाने चाहिए पढ़ाते समय में, ऐसे जो सामान्य अवांछित व्यवहार है, ऐसे उन व्यवहारों को दूर करने के लिए उनको निर्देश दिए जाते हैं कि आप ऐसा व्यवहार नहीं करें क्लास में। जैसे कि हम देखते हैं कई बार कि बच्चा जब क्लास के अंदर पढ़ाता है, प्रशिक्षणार्थी सीख रहा, तो उसमें संकोच की भावना होती है या कहीं डर है उसके अंदर, आत्मविश्वास की कहीं कमी है, तो वो कई बार क्या करता है कि चौक का टुकड़ा उसके हाथ में होता है, तो चौक के हाथ टुकड़े से वो क्लास के अंदर हाथों को हिला रहा है, खेल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वो अपने दोनों हाथों को मसलता रहता है, दोनों हाथों को इकट्ठा एक दूसरे से चिपका के पकड़ करके रखता है। कई बार होती है कि गर्ल्स कैंडिडेट्स होते हैं तो वो अपने या तो साड़ी के पल्लू को उंगलियों पर लपेटेंगे या अपने दुपट्टे को उंगलियों पर लपेटेंगे, और इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं वे अवांछित व्यवहार कहलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं उनको स्पेशली दूर करवाना, या पर्टिकुलर कोई एक शब्द होता है, उस शब्द का वो बार बार प्रयोग करते हैं, हर बार वो उसका प्रयोग करते हैं, और तो वो उनके लिए क्या हो जाता है, एक तकिया कलाम के रूप में वो शब्द उनके लिए बन जाता है। तो वो जो कि उनका एक परिचय बन जाता है। अब क्या कह सकते हैं उसको, चाहे तरीके से भी वो उनके लिए वो बन जाता है, उपनाम बन जाता है उनका, कि जहां पर विद्यार्थी उनको उस नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। जैसे कि कई विद्यार्थियों के होती है कि वो ठीक है ठीक है ठीक है कई बार बोलेंगे, मतलब कई बार बोलेंगे, एक सेंटेंस के अंदर वो 4 से 5 बार इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो अवांछित व्यवहार होते हैं, उन व्यवहारों को दूर करना, एक ही शब्द का बार बार रिपीटेशन करना, इसको दूर करना, इन सब चीजों को अवांछित व्यवहार कहा जाता है। इनको दूर करने का प्रयास करने का उद्देश्य है इसको। फिर कक्षा की जो जटिलताएं हैं, कि एक कक्षा के अंदर जब वास्तविक कक्षा के अंदर जब एक प्रशिक्षणार्थी जाता है तो उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उनको उन समस्याओं से उन्हें अवगत कराना, और उन समस्याओं से वो मुक्ति कैसे पा सकता है, उनको दूर कैसे कर सकता है, इसकी जानकारी देना एक सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। और उसके बाद में जो मूल जितने भी शिक्षण कौशल हैं, जो प्रमुख शिक्षण कौशल है कि जिनका प्रयोग लगभग लगभग सभी शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, उन शिक्षकों में उन कौशलों के अंदर समन्वय स्थापित करके, यानी कि सभी कौशलों को मिला करके एक अपना पाठ बना करके उसको वो प्रभावी प्रस्तुतिकरण क्लास के अंदर कर सके, ये चीज सिखाना, ये इन सूक्ष्म शिक्षण उपागम के प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए सूक्ष्म शिक्षण उपागम की आवश्यकता होती है। अब हम जब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण उपागम की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं में हम जब सबसे पहली बात देखते हैं, तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है, ये एक प्रयोग शास्त्रीय विधि है। प्रयोग शास्त्रीय वैश्लेषिक विधि है कि इसको व्यवहार में ला करके, प्रयोग में ला करके प्रयोगात्मक रूप से इसके ऊपर काम किया जाता है, और इस
का जब प्रयोग किया जाता है तो इसका साथ साथ में विश्लेषण भी किया जाता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, इन सब चीजों का विश्लेषण भी करते हुए। तो ये सबसे पहले आती है, क्या आती है, ये प्रयोग शास्त्री और वैश्लेषिक विधि है। दूसरी हम इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, व्यक्तिशः, है ना। व्यक्तिशः जो होता है ये प्रशिक्षण की विधि है, यानी कि इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिशः प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी के प्रत्येक क्वेश्चनों को निखारने का काम इसके अंदर किया जाता है। तो ये व्यक्तिशः विधि है, सामूहिक रूप से नहीं होता है। हर विद्यार्थी को क्लास के अंदर आकर के अपना प्रेजेंटेशन देना होता है, तो व्यक्तिशः प्रशिक्षण दिया जाता है इसके अंदर। तो ये व्यक्तिशः प्रशिक्षण विधि होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस विधि से हमको क्या होता है, तत्काल प्रतिपुष्टि मिलती है, यानी कि जितना कम समय में वो अपना एक विद्यार्थी जो होता है वो अपना पाठ प्रस्तुत करता है, उसके आधार पर उसको तुरंत प्रतिपुष्टि मिल जाती है, तुरंत उसको फीडबैक मिलता है कि कहाँ अच्छाइयां थी, कहाँ कमी थी, कैसे था और उसको कैसे सुधारना है उसको, ये सब जानकारी उसको तुरंत उसी वक्त में उसको मिलती है। तो तत्काल प्रतिपुष्टि इसके अंदर हो जाती है। फिर जब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट विशेषता की, इसमें होता है कि कक्षा का आकार जो होता है वो सीमित होता है। कक्षा का आकार सीमित होने से मतलब विद्यार्थियों की संख्या सीमित होती है। 10 से 15 विद्यार्थी एक कक्षा के अंदर होते हैं, और उतने ही विद्यार्थी, 15 भी ज्यादा होते हैं ये कह सकते हैं, लगभग 10 से 12 विद्यार्थियों का एक समूह होता है जो कि सीमित कक्षा होती है, और उस सीमित कक्षा के अंदर ही इनका जो है प्रयोग उनको व्यक्तिशः सिखाया जाता है। तो कक्षा का आकार इसके अंदर सीमित होता है। इसका कालांश जो है, कालांश की अवधि जो होती है वो भी सीमित होती है। कालांश की अवधि सीमित होना यानी कि 5 मिनट से 7 मिनट या 10 मिनट तक की मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी क्लास होती है। इससे ज्यादा लंबी क्लास इसमें नहीं होती है, यानी विद्यार्थियों को अपना एक पाठ प्रस्तुत करने के लिए 5 से 7 मिनट का समय या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का समय दिया जाता है। तो ये कक्षा की अवधि जो होती है कालांश की, वो भी इसमें इसकी सीमित होती है। और पाठ्य वस्तु का जो होता है वो पाठ्य वस्तु के सूक्ष्म प्रकरण का अध्ययन होता है। यानी कि पाठ्य वस्तु भी अत्यंत छोटी, अत्यंत संक्षिप्त पाठ्य वस्तु ली जाती है। पाठ्य वस्तु एक पैराग्राफ नहीं, मुश्किल से 5 से 10 लाइन का, पांच लाइनों का मुश्किल से एक पाठ्य वस्तु होती है कि जिसके ऊपर उनको शिक्षण करवाना होता है। इससे ज्यादा लंबी पाठ्य वस्तु इसके अंदर नहीं ली जाती है। तो उसके ऊपर से क्वेश्चनों का इसके अंदर निर्माण होता है, और एक समय में एक ही कौशल का शिक्षण होता है। है ना, कि एक समय में एक दिन के लिए एक कौशल का शिक्षण निर्धारित किया हुआ है कि आज एक कौशल हो रहा है, तो सभी विद्यार्थी उसी कौशल को प्रस्तुत करते हैं और उसी कौशल में कुशलता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं कि जिसके कारण भी ये काफी प्रभावी माना गया है ये। और इसके बाद में हम इसकी बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है ना। हम इसके महत्व पर चर्चा करते हैं। अब इसके महत्व पर हम बात करें तो इसका महत्व क्या है कि एक तो शिक्षण कौशलों का विकास होता है इससे। प्रशिक्षित करने के लिए ये सबसे उत्तम तकनीक मानी गई है। ये वास्तविक परिस्थितियों में भी और साथी समूह में भी ये क्या कर सकता है, इसका अभ्यास संभव है। विद्यार्थी वहां इसका अभ्यास कर सकता है। इसमें जो संक्षिप्त पाठ योजना होती है, लघु पाठ योजना होती है, उसको इसमें स्पेशली महत्व दिया जाता है, विषय वस्तु को महत्व नहीं दिया जाता है। पाठ संशोधन और उसका पुनर्निर्माण करने की सुविधा इसके अंदर उपलब्ध होती है। इसके अंदर कौशल विशेष पर ध्यान दिया जाता है। इसके अंदर कक्षा का आकार जो होता है वो सीमित होता है। इसके अंदर व्यक्तिगत शिक्षण होता है। इसके अंदर तत्काल पुनर्बलन जो है वो दिया जाता है। इस प्रकार से इसका अपना एक विशेष महत्व भी होता है। अब हम इसके गुणों की बात करते हैं तो एक तो क्या है कि विशिष्ट कौशल का बार बार इसके अंदर अभ्यास होता है, यानी कि एक कौशल के अंदर जब तक प्रशिक्षणार्थी पूरी तरह से कुशल नहीं हो जाता है, बार बार उस कौशल का उसको अभ्यास करवाया जाता है। फिर कक्षा शिक्षण व्यवहार इससे परिमार्जित होता है कि विद्यार्थी एक कक्षा के अंदर किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसमें संशोधन होता है उसका। फिर कौशलों का विकास
संपूर्ण जितने भी कौशल हैं एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण के दौरान कक्षा के अंदर जो भी व्यवहार किए जाते हैं उन सभी कौशलों का जो विकास है वो बहुत आसानी से सरलता से हो जाता है। सेवा पूर्व और सेवारत दोनों शिक्षकों के लिए ये उपयोगी है। कक्षा कक्ष की परिस्थितियों पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है, सीखा जा सकता है कि किस प्रकार से हम कक्षा के ऊपर अपना नियंत्रण कर सकते हैं। समुचित प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है इसके अंदर जो पर्यवेक्षण होता है वह सफल और विश्वसनीय होता है, बहुत आसान होता है। एक पर्यवेक्षक के द्वारा जब पर्यवेक्षण किया जाता है तो वो बहुत आसानी से अच्छी तरीके से करता है और एक एक चीज के बारे में बारीकी से प्रशिक्षणार्थी को बताता है कि कहाँ क्या है, कैसे गड़बड़ है। और इस प्रकार से पर्यवेक्षक जो होता है वो पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, मित्र के रूप में, सलाहकार के रूप में ये काम करता है, ये है ना। तो इस प्रकार से शिक्षण कौशल के अपने कुछ विशिष्ट गुण हैं जिसकी वजह से ये काफी लोकप्रिय हुआ है। लेकिन इसके साथ में इसकी कहीं कुछ कमियां भी नजर आती हैं। उन कमियों के ऊपर भी हम थोड़ा दृष्टिपात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कमियां हैं इसके अंदर। तो सूक्ष्म शिक्षण उपागम के जब हम दोषों की बात करते हैं तो इसके मेन रूप से जो दोष होते हैं वो तो क्या है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो वहां पर प्रयोगशाला पद्धति के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, जहां पर की वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को बताया जाता था कि उनकी कहाँ कहाँ कमियां हैं, कैसे, और विद्यार्थी स्वयं उन अपने रिकॉर्ड को देख करके, अपने रिकॉर्डिंग को देख करके वो स्वयं ये देख लेता था कि कहाँ मेरी गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ियां नहीं हो रही है, और इसके आधार पर वो अपने शिक्षण में क्या करता था, सुधार करता था। लेकिन इस प्रकार की प्रयोगशाला सभी जगह हो ये संभव नहीं है, सभी जगह इस प्रकार से शिक्षण करवाया जाना संभव नहीं होता है, खर्चीली हो सकती है ये, इस वजह से इसका नहीं होता है। दूसरा आता है कि कक्षा की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उससे प्रशिक्षणार्थी अवगत नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कृत्रिम परिस्थितियों में ये काम करवाया जाता है। विद्यार्थी प्रशिक्षणार्थियों के समूह के अंदर ही उनको जब शिक्षण कौशल की जानकारी दी जा रही है, शिक्षण करवाया जा रहा है उनसे, तो वो कक्षा की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत इसलिए नहीं हो पाते हैं कि शिक्षण करवाने वाला भी प्रशिक्षणार्थी है और शिक्षण लेने वाले जो शिक्षा ग्रहण करने वाले जो छात्र बने हुए वह भी प्रशिक्षणार्थी उन्हीं के साथ ही है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या हम अपने को एक लेवल का समझते हैं, एक स्तर का समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में ना तो बच्चे जो होते हैं वो अपने उस क्लास के स्तर की मानसिकता के बच्चों का वो प्रदर्शन कर पाते हैं, ना ही एक प्रशिक्षणार्थी जो है वो एक शिक्षक के तौर पे वहां पर काम कर सकता है। तो इस प्रकार से परिस्थितियों से वो अवगत नहीं हो पाते हैं, तो प्रभावी शिक्षण नहीं हो पाता है उनका। फिर सब कुछ सीमित होता है, कक्षा सीमित है, समय सीमित है, कक्षा का आकार सीमित है, प्रश्न पाठ योजना सीमित है। एक एक चीज जब कुछ सीमित होती है तो वातावरण जो होता है वो पूरी तरह से संकुचित हो जाता है। विद्यार्थी एक व्यवस्थित तरीके से चीज को नहीं सीख पाते हैं, अंतर्दर्शी चिंतन का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि विश्लेषणात्मक है ये, विशेषण ही विशेषण किया जाता है, तो उसको अंतर्दृष्टि अंतर चिंतन करने का उसको मौका नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से कुछ इसके अंदर दोष भी आ जाते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या है ना। हालांकि इस चक्र से तात्पर्य ये है कि जिस पर चक्र घूमता रहता है, सतत घूमता रहता है, उसका कोई अंत नहीं है ना। ऐसे ही सूक्ष्म शिक्षण चक्र भी जो है वो निरंतर चलता रहता है। लेकिन वर्तमान में कह लें या हम ये कह सकते हैं कि जब परिस्थितियां ऐसी होती है तो इसको अधिक समय नहीं दिया जाता है। एक औपचारिकता के कारण 1 या 2 बार करवाया जा सकता है इसको, लेकिन इस चक्र का जो मतलब है होता है वो ये होता है कि जब तक प्रशिक्षणार्थी उस कौशल विशेष के अंदर कुशलता हासिल नहीं कर रहे तब तक वो चक्र जो है उसका वो चलता रहता है। इसके चक्र के अंदर सबसे पहला क्या होता है कि पाठ योजना का निर्माण होता है। विद्यार्थी जो होता है वो सबसे पहले पाठ योजना का निर्माण करता है। निर्माण करने के बाद वो क्या करेगा, उसका प्रस्तुतिकरण करेगा। प्रस्तुतिकरण के बाद में उसको मिलेगा प्रतिपुष्टि, फीडबैक मिलेगा उसको कि कैसा किया है उसने, क्या नहीं किया है, और उस फीडबैक के आधार पर वो पुनर्योजना का निर्माण करेगा। फिर से पुनर्योजना निर्माण किया तो फिर से पुनर्प्रस्तुतिकरण हुआ उसका। पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा, पुनः प्रस्तुतिकरण के बाद में उसको फिर से उसको पुनर्बलन या प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि हम कह सकते हैं इसको, ये मिलेगा और फिर से वो पाठ योजना का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है वो लगातार चलता रहता है कि मान लीजिए कि वो प्रस्थान कौशल कर रहा है तो प्रस्थान कौशल के अंदर सबसे पहले वो अपना पाठ योजना बनाएगा, फिर उस पाठ योजना को प्रस्तुत करेगा। उसके प्रस्तुतिकरण के आधार पर उसको फीडबैक मिलेगा कि कैसे उसने क्या किया है, कहाँ कमियां हैं। उसके आधार पर वो फिर से उसी प्रस्थान कौशल का फिर से निर्माण करेगा।
फिर से उसको प्रस्तुत करेगा, फिर से उसको फीडबैक मिलेगा और तब तक मिलेगा जब तक कि उसको फीडबैक पूरी तरह से सकारात्मक नहीं मिल जाता है। उस शिक्षण विशेष के अंदर, कौशल विशेष के अंदर जब तक वो अपनी कुशलता पूरी प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक ये जो चक्र होता है वो निरंतर चलता रहता है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण चक्र चलता है हमारा। और सूक्ष्म शिक्षण चक्र इसीलिए प्रशिक्षण का जो है एक सबसे प्रमुख उपागम के रूप में इसको माना गया है कि इसका अगर प्रयोग नहीं किया गया शुरुआत में विद्यार्थी के प्रशिक्षण के दौरान, तो विद्यार्थी जो है वो सही तरीके से अपना पाठ जो है प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तो ये उसको कौशलों के अंदर उसको कुशलता हासिल करने के लिए सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो होता है वो उसको सिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं समस्या समाधान विधि की। समस्या समाधान विधि का निर्माण जो है वो प्रयोजनवाद के फलस्वरूप हुआ। सबसे पहली बात तो ये कि इसका निर्माण प्रयोजनवाद, तीन वाद हुए ना, आदर्शवाद, प्रगतिवाद और प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद यथार्थ पर आधारित होता है ये, तो प्रयोजनवाद के फलस्वरूप हुआ है। इसके समर्थक जो थे वो किलपैट्रिक और जॉन डीवी रहे हैं इसके समर्थक। समस्या समाधान विधि और योजना विधि लगभग लगभग समान होती है, लेकिन योजना विधि और समस्या समाधान विधि में फर्क क्या है? योजना विधि जो होती है वो प्रायोगिक कार्य पर आधारित होती है, यानी योजना बनाकर उसका प्रयोगात्मक रूप से कार्य किया जाता है और निष्कर्ष निकलता है। जबकि समस्या समाधान विधि में मानसिक निष्कर्षों को महत्व दिया जाता है, दिमाग से काम किया जाता है, चिंतन के द्वारा, तर्क शक्ति द्वारा उसका विकास किया जाता है, समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है और उसके ऊपर उसका हल निकाल करके उसका निष्कर्ष मानसिक रूप से निकाला जाता है। तो ये समस्या समाधान विधि होती है। ये मानसिक क्रिया पर, इसलिए इसको मानसिक क्रिया पर आधारित कहा गया है क्योंकि ये दिमाग से, चिंतन शक्ति के द्वारा, तर्क शक्ति के द्वारा इसका समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। इसमें समस्या का चयन, उस पर विचार और चिंतन करना, मानसिक हल और उसका निष्कर्ष निकालना, ये सब विद्यार्थियों के द्वारा होता है। एक शिक्षक जो होता है इसके अंदर वो केवल मात्र मार्गदर्शक का काम करता है। विद्यार्थियों के समक्ष जो है वो समस्या उत्पन्न करता है, विद्यार्थी उसका चयन करता है और उसके आधार पर वो सामान्य रूप से काम करता है। अब ये समस्या समाधान विधि जो है ये व्यक्तिगत रूप से भी करवाई जा सकती है और सामूहिक रूप में भी हो सकती है। व्यक्ति से भी प्रत्येक विद्यार्थियों को अलग अलग समस्याएं दे करके और उसके ऊपर उनका समाधान दिया जा सकता है, वो विद्यार्थी उनका समाधान कर सकते हैं। सामूहिक रूप से भी कर सकती है जहां पर उनको समूह में बांध करके और उनको उनके सामने समस्या रखी जाती है, फिर उसका कलेक्शन करते हैं, उसके सोचते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं और वो अपना निष्कर्ष देते हैं। तो इस प्रकार से समस्या समाधान विधि जो है वो व्यक्तिगत रूप से भी हो सकती है और सामूहिक रूप से भी इसको हम करवा सकते हैं। अब इसकी सोपानों की जब बात करते हैं कि समस्या समाधान विधि के सोपान कौन कौन से होते हैं, तो सोपान के अंदर जो है वो सबसे पहले जो आता है वो है हेनराट समस्या का चयन। सबसे पहली बात आती है इसके अंदर समस्या का चयन। यानी एक शिक्षक के द्वारा क्लास के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं, उसमें से विद्यार्थियों के द्वारा एक समूह का चयन किया जाता है, एक समस्या का चयन किया जाता है कि किस समस्या के ऊपर उनको काम करना है। तो समस्या का चयन, उस समस्या का चयन होने के बाद में समस्या का प्रस्तुतिकरण, कि उसको सभी के सामने उसको प्रस्तुत किया जा सकता है कि आज हमारे इस टॉपिक की ये वाली समस्या है, आज हम इसके ऊपर हम अपना काम करेंगे। तो समस्या का प्रस्तुतिकरण दूसरा इसमें आता है कि जहां पर सभी के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है विद्यार्थियों के समक्ष कि ये हमारी समस्या है और इस समस्या के हमें ऊपर काम करना है। चयन के अंदर तीन चार तरह की समस्याएं सामने रखी जाती है, उसमें से एक समस्या का चयन किया जाएगा, उस समस्या का चयन करके सभी के समक्ष ही वो समस्या रखी जाएगी, उसको प्रस्तुत की जाएगी, है ना। उसके बाद में जब बात आती है उसके बाद में क्या होगा, तो तथ्यों का एकत्रीकरण, यानी कि इसके बाद में जो समस्या रखी गई है उस समस्या से संबंधित जो जो भी तथ्य, घटनाएं, आंकड़े, जो कुछ भी चीज उपलब्ध होती है, जिस प्रकार की समस्या है उसके अनुसार जो भी विषय वस्तु उनको मिल रही है, उस चीजों का क्या किया जाएगा, यहाँ पर एकत्रीकरण किया जाएगा, उस मैटर को इकट्ठा किया जाएगा, कलेक्ट उसको किया जाता है। उस कलेक्ट करने के बाद में परिकल्पना का निर्माण होता है, हाइपोथेसिस का। परिकल्पना का निर्माण में ऐसा करने से ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करने से ऐसा नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसी भी तरह का कोई भी निष्कर्ष निकल सकता है ना। तो जो भावी निष्कर्ष है, जो जिस भावी निष्कर्ष को हम प्राप्त करेंगे उसकी कल्पना करना ही परिकल्पना है कि इसको करने से, इस समस्या को करने से ये हमें इसका निष्कर्ष मिलेगा, है ना। तो ये जो किया जाता, तय किया जाता है, वो क्या कहलाती है, हमारी परिकल्पना। तो समस्या को ध्यान में रखते हुए इसकी परिकल्पना का निर्माण किया जाएगा, परिकल्पना का निर्माण होता है। उसके बाद में समाधान करके
निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। यानी कि तथ्यों का एकत्रीकरण कर लिया, परिकल्पना का निर्माण कर लिया कि इस तथ्यों के एकत्रीकरण के द्वारा, इसके विश्लेषण के द्वारा जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसका क्या परिणाम निकलेगा, वो हो गया। उसके बाद में तथ्यों का एकत्रीकरण, विश्लेषण करके उसका निष्कर्ष प्राप्त करना समाधान पर, और उस निष्कर्ष पर तय होता है कि हमारी परिकल्पना जो है वो सही हुई है अथवा गलत हुई है। तो इस समाधान के द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचना, उसके बाद में मूल्यांकन कि हमने हमारी जो परिकल्पना जो बनी है वो परिकल्पना हमारी सही हुई है अथवा गलत हुई है, उसका मूल्यांकन करना, और उसके बाद में कार्यों का आलेखन, रिपोर्ट तैयार करना कि कैसे कैसे काम हुआ, क्या समस्या थी, कैसे इसके ऊपर काम किया गया, संपूर्ण काम कैसे किया गया, किस प्रकार परिकल्पना बनी गई, किस प्रकार तथ्यों का एकत्रीकरण किया गया, किस प्रकार उनके ऊपर विचार विमर्श किया गया, किस प्रकार से उनका समाधान प्राप्त हुआ, किस प्रकार से उनका मूल्यांकन किया गया। इन सभी चीजों को जब लेखन के रूप में लिखा जाता है तो कार्यों का आलेखन होता है। तो इस प्रकार से समस्या समाधान विधि के अंदर इन सोपानों का अनुसरण किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले समस्या का चयन होता है, जहां पर कि एक शिक्षक के द्वारा कक्षा विद्यार्थियों के सम्मुख समस्याएं रखी जाती हैं, उसमें से पर्टिकुलर किसी एक समस्या को चयनित किया जाता है। उस चयन के बाद में संपूर्ण विद्यार्थियों के सामने उस समस्या को समस्या के रूप में रखा जाता है कि हमारा ये टॉपिक है या ये चीज है, ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। उसके बाद में उन तथ्यों से, उस समस्या से संबंधित संपूर्ण तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। एकत्रित करने के बाद में उसके ऊपर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है कि जो समस्या बनी है उसका क्या परिणाम, भावी परिणाम हो सकता है, संभावित परिणाम क्या हो सकता है, उसके बारे में विचार किया जाता है। उसके बाद में तथ्यों के एकत्रीकरण करने पर उसके अनुसार जो विचार विमर्श करके जो चीज निकलती है वो समाधान आता है उसके ऊपर, उस समस्या का, और समाधान के आधार पर उसका मूल्यांकन होता है कि हमारी जो ये परिकल्पना जो बनी थी वो सही हुई है अथवा नहीं हुई है, इसकी जानकारी। और उसके बाद में संपूर्ण काम किस तरह से किया गया, कैसे कैसे किया गया और उसका क्या परिणाम निकला है, इन सब की जानकारी इस कार्यों का आलेखन के माध्यम से दी जाती है। तो इस प्रकार से इसके सोपानों का अनुसरण करके एक समस्या समाधान विधि के द्वारा एक काम को पूरा करवाया जाता है। अब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि विशेषता क्या है। तो सबसे पहली बात तो क्या आएगी कि जब समस्या समाधान का विद्यार्थी स्वयं काम कर रहा है तो विद्यार्थी क्या करेगा, विद्यार्थी स्वयं सीखता है इसको। दूसरा, जब वो समस्याओं को लेकर के अपने तथ्यों को एकत्रित करने की कोशिश करता है, सब कुछ करता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसकी निरीक्षण और तर्क शक्ति का विकास होता है। एक तो निरीक्षण करना, उसको देखना कि वो जो भी उसको मैटर मिल रहा है वो मैटर उसके काम का है अथवा नहीं है, और उससे उसकी तर्क शक्ति का विकास होना कि ये है तो किस तरह से इसका प्रयोग हम करेंगे, किस प्रकार से इसका प्रयोग इस समस्या के अंतर्गत किया जाएगा। तो निरीक्षण और तर्क शक्ति का जो होता है इसके अंदर विद्यार्थियों में इसका विकास होता है। फिर बात आती है इसके अंदर, तो वो किसी भी नियम को, किसी भी सिद्धांत को सामान्यीकरण करने में सफल हो जाते हैं। सामान्यीकरण करना उनके लिए सरल हो जाता है, वो सामान्यीकरण कर लेते हैं, सिद्धांत को स्थापित कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा करने पर ये निष्कर्ष निकलेगा, वो निष्कर्ष निकाल सकता है वो उसको, वो तथ्यों को एकत्रित करना, तथ्यों के आप कह सकते हैं एकत्रीकरण में, विश्लेषण करने में और मूल्यांकन, निष्कर्ष, निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया से क्या होते हैं, परिचित होते हैं। यानी इससे इन्हें ये पता चलता है कि किसी प्रकार की जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो किस प्रकार से हम तथ्यों का एकत्रीकरण करते हैं, किस प्रकार से उसका विश्लेषण करते हैं, किस प्रकार से उसका मूल्यांकन करते हैं, किस प्रकार से निष्कर्ष निकालते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया से वो क्या होते हैं कि वो एक दूसरे से परिचित होते हैं और नए संदर्भों में वो क्या करते हैं, पुराने ज्ञान का उपयोग करते हैं, पुराने ज्ञान या पुराने तथ्यों का, क्योंकि इसी के आधार पर तो नई चीज सामने आएगी है ना। तो नए तथ्यों का वो क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और इसी के आधार पर उनका निष्कर्ष निकलता है। तो एक ये चीज इसके अंदर आ जाती है और आ जाती है कि इसके अंदर स्वयं करो,
है ना, स्वयं करके सीखना। ये सिद्धांत काम करता है कि विद्यार्थी जो है वो स्वयं खुद जो है वो करके इस चीज को सीखता है। इस संपूर्ण चीज को, समस्या का समाधान कैसे होता है, तो इस प्रकार से विद्यार्थी स्वयं सीखता है। स्वयं करके सीखना, इसका निरीक्षण शक्ति का विकास, सामान्यीकरण करना, तथ्यों का एकत्रीकरण करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, निष्कर्ष निकालना, ये संपूर्ण प्रक्रियाओं से वो परिचित हो जाता है। नए संदर्भों के प्रसंग में वो पुराने ज्ञान का या पुराने तथ्यों का वो इसके अंदर उपयोग करेगा और इस प्रकार से वो अपनी समस्याओं का समाधान वो करेगा विद्यार्थी। तो इस प्रकार की विशेषताओं से ये समस्या समाधान विधि युक्त होती है। अब हम बात करेंगे इसके गुणों की, कि इससे गुण क्या है इसका। इस विधि के गुणों में सबसे उत्तम क्या है, इस बात का ज्ञान विद्यार्थी कर लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि सबसे सही क्या है, गलत क्या है, उसके ऊपर वो विचार अच्छे से कर सकते हैं। फिर समस्या का समाधान ढूंढने में, उसका हल ढूंढने में वो समर्थ होते हैं। तथ्यों का संग्रहण कैसे किया जाता है, उनको व्यवस्थित कैसे किया जाता है, इसकी उसमें कुशलता आ जाती है। स्वाध्याय की आदत का उनके अंदर विकास होता है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान ढूंढेंगे तो उनको खुद को स्वयं को करना होगा और स्वयं को करने के लिए पढ़ना जरूरी होता है। तथ्यों का एकत्रीकरण करना है तो उनकी जानकारी उनको लेनी पड़ेगी, तो स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं, राष्ट्रीय समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, सांस्कृतिक समस्या हो, और भी किसी प्रकार की आर्थिक समस्या हो, धार्मिक समस्या हो, तो इस प्रकार की विभिन्न समस्याओं को समझने की शक्ति का उनके अंदर विकास होता है। वो जो छुपी हुई चीजें हैं, मुद्रित जो अंश होते हैं, उनको उनका जो क्या केवल अंधानुकरण नहीं करते हैं कि उनकी जो चीज लिखी हुई उसी को सत्य नहीं मानते हैं, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो वो अपने तथ्यों को उस विज्ञान की दृष्टि से उसके ऊपर कसते हैं कि ये चीज वास्तव में सही है या नहीं है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। और जब संपूर्ण संपूर्ण वो खुद स्वयं करते हैं तो उनकी स्वक्रिया के द्वारा उनका ज्ञानार्जन होता है, स्वयं क्रिया करके वो ज्ञानार्जन करते हैं। और इस प्रकार से जितने भी ग्रुप के समूह के विद्यार्थी हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों को सम्मिलित करके और एक निष्कर्ष निकालते हैं, एक सामान्यीकरण करते हैं किसी भी ज्ञान का, और इस प्रकार से वो अपने समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये इसके गुण है कि इसके माध्यम से, यानी कि उनके सहयोग की भावना का विकास होना, उनमें तर्क शक्ति का विकास होना, उनमें सबसे उत्तम क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, उसकी जानकारी होना, कौन सा तथ्य कहाँ से मिलेगा, उसका एकत्रीकरण कैसे करना है, उसका विश्लेषण कैसे करना है, उसको किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, उसका मूल्यांकन कैसे करना है, उसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा, सामान्यीकरण कैसे होगा, इन सभी चीजों की जानकारी उनको मिलती है। और वो केवल मात्र जो छपा छपाया उसको जो मैटर मिल रहा है उसके ऊपर वो निर्भर नहीं होकर के स्वयं अपनी बुद्धि से वो सोचने का प्रयास करता है। तो ये समस्या समाधान विधि के कुछ गुण हैं। और गुण होते हैं तो गुण के साथ में कुछ दोषों का होना निश्चित है। तो इसके अंदर जो दोष होते हैं, इन दोष के अंदर अगर हम देखें तो ये क्या होता है कि इसमें, क्योंकि हर चीज आप एक जैसी नहीं कर सकते हो, तो इसमें समय और शक्ति का क्या होता है, अपव्यय होता है। क्योंकि एक समय में हम जितना अधिक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम केवल सीमित काम कर सकते हैं, तो इसमें समय और शक्ति का अपव्यय ज्यादा है। समय कम होता है, चीजें ज्यादा होती है, तो हम ये चीज नहीं कर पाते हैं। कभी कभी निष्कर्षों का गलत होने का भी भय हो जाता है, निष्कर्ष गलत होने का भी डर होता है कि हमेशा निष्कर्ष सही निकलेगा ये कोई गारंटी नहीं है, गलत भी इसका निष्कर्ष हो सकता है। फिर इसके लिए योग्य शिक्षकों की जरूरत होती है कि अगर शिक्षक योग्य है तो उनको वो सही मार्गदर्शन करेगा। अगर शिक्षक में ही योग्यता नहीं होगी तो वो बच्चों का मार्गदर्शन सही नहीं कर सकेगा कि समस्या क्या है, किस प्रकार की समस्या है, उसका समाधान उनको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस प्रकार से वो तथ्यों का संग्रहण करेंगे, कैसे विश्लेषण करेंगे, कैसे परिकल्पना का निर्माण करेंगे, कैसे वो अपने रिजल्ट्स पर आएंगे, है ना। इन सब चीजों की जानकारी अगर एक शिक्षक को नहीं है तो वो इसके ऊपर बच्चों को मार्गदर्शन नहीं दे सकता है। तो योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है इसके अंदर, वो योग्य शिक्षक मिले जरूरी नहीं होता है। फिर छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है, क्योंकि विद्यार्थी, छोटी कक्षा के विद्यार्थी इतने सोचने समझने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो छोटी कक्षाओं के लिए ये अनुपयोगी है, उपयोगी नहीं हो सकती है। और बार बार इस विधि का अगर प्रयोग किया जाएगा तो ये नीरस हो जाएगी, है ना। नीरस आ जाएगी इसमें कि एक ही तरीके से बार बार हो रहा है वही चीज, तो विद्यार्थी उसको ढंग से नहीं कर पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो इस प्रकार से ये समस्या समाधान विधि भी एक नवीनतम विधि के रूप में आई है और इसका प्रयोग भी हम
अलग अलग रूपों में करते हैं और इस भाषा के शिक्षण में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए इस समस्या समाधान विधि को भी संस्कृत शिक्षण की नवीनतम विधियों में सम्मिलित किया गया है। और इस आज के वीडियो में हम लोगों ने 2 उपागम देखे हैं या 2 नवीनतम विधियाँ देखी हैं, जिसमें कि एक हमने सूक्ष्म शिक्षण उपागम देखा है और एक हमने समस्या समाधान विधि को देखा है। और अगले वीडियो में हम इसी तरह से दूसरे नए उपागमों को पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें मुझे, ताकि मैं और अधिक वीडियो बना करके आपको डाल सकूं। नमस्कार।